हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीटी 365 की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और आज से हम सोशल इश्यूज़ की जो पीटी 365 है उसको शुरुआत करेंगे। आज से हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आज हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे वीमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक हैं उनको आज हम कवर करेंगे। वीमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा से ही प्रीलिम्स में, इवन मेंस में भी बनता हुआ आया है और प्रीलिम्स हमारे आने ही वाले हैं, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीमेन की स्टेम में। अब आप बोलेंगे मैम स्टेम मतलब कि प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें वीमेन कहाँ से घुस गई? नहीं, ये वो स्टेम नहीं है। यहाँ पर स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि आप ये जनरल हमने देखा है, जनरली क्या होता है कि जो साइंस है, मैथ है, ऐसे सब्जेक्ट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कोई भी लड़की नहीं पढ़ती, नहीं, बहुत सारी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल्स भी हैं जो इस स्ट्रीम में जाती हैं और बहुत ही अच्छा करती हैं परफॉर्म। बट हाँ, अगर हम परसेंटेज के तौर पर बात करें तो नॉर्मली साइंस और मैथ में हम देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म इसमें करते हैं, वो इस स्ट्रीम को ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। और गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा आर्ट, साइंस, आर्ट हो गई है आपकी, मैनेजमेंट हो गया है, इस चीज़ में ज़्यादा उनका रुझान रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो अभी तक जो हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो जो है आर्ट में, क्रिएटिविटी में, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो साइंस और मैथ में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, राइट। तो वो इसमें पार्टिसिपेट करें, उनका इस स्ट्रीम में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अच्छा, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि एक ऑफिस है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का जो ऑफिस है, उन्होंने अभी नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें वीमेन जो हैं उनको स्टेम में, मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में उनको और इनक्रेज किया जा रहा है कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, अपनी उनकी कैपेबिलिटी है उसको और इन्हांस करें, राइट। तो इसके लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है। अब हम बात करते हैं जो वीमेन है और वो स्टेम में जो वेस्ट है उसकी बात करते हैं, मतलब वीमेन जो स्टेम में है उसकी बात करें तो उसको हमने एक वेस्ट भी बोला है। यहाँ पर वेस्ट कोई डायरेक्शन नहीं, बल्कि वीमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमने शॉर्ट फॉर्म में वेस्ट बोला है। तो ये वेस्ट क्या है, यहाँ पर हमारी वीमेन क्या कर रही हैं, इसको देखते हैं। तो वेस्ट जो है एक नया आई स्टेम है। आई स्टेम क्या है? इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप है, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, इंडियन इनिशिएटिव है ये, जहाँ पर हम वीमेन को कहाँ पर देखना चाहते हैं, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में हम देखना चाहते हैं, राइट। तो स्टेम जो है कॉमन एब्रिविएशन है, मैंने अभी देखा ही, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का। बात आई स्टेम की करें तो आई स्टेम क्या है? एक नेशनल लेवल पर पोर्टल है, मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पर रिसर्च के इक्विपमेंट्स, रिसर्च से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कोलैब कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो सकती है, इंडस्ट्री की फील्ड में, एकेडमिया की फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, किसी भी फील्ड में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, इवन कोलैब भी कर सकते हैं, और ये सब हम आई स्टेम के ज़रिए कर सकते हैं। आई स्टेम एक हमारी नेशनल लेवल की वेबसाइट है। आई स्टेम जो है वो इनिशिएटिव है पीएसए का, अंडर द प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन। तो पीएम स्टाइक मिशन जो है उसके अंडर ही पीएसए है और उसी का एक इनिशिएटिव है क्या? आई स्टेम, ठीक है। पीएसए यहाँ पर अगर आप बात करो तो पीएसए क्या है, तो पीएसए है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम कुछ और चीज़ें देखें तो वीमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेम में वो सिर्फ 18.7%, मतलब बचा हुआ जितना भी परसेंट हम देख रहे हैं वो सब वहाँ पर मेन डोमिनेट कर रहे हैं, जो मैन है वो डोमिनेट कर रहे हैं। अभी वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 18.7% वीमेन ही ऐसी हैं जो स्टेम की फील्ड में जाती हैं। इवन हम देखते हैं ना, कई बार अगर हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो उसमें भी हमें देखने को मिल जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पर गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है, ठीक है। कभी कभी
हमें देखने को मिलता है कि कोई पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें सिर्फ एक ही लड़की है जो इंजीनियर बनने के लिए पहुंच गई। ऐसे कई सारे सिनारियो हमें जो है रियल लाइफ में, इवन रियल लाइफ में, दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? गर्ल्स के पास में भी तो पावर है, गर्ल्स के पास में भी तो माइंड है, तो वो क्यों अपना माइंड का वहाँ यूज़ नहीं कर रही? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इस सब में भी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, और हमें पता है कि हाँ वो ये सब कर सकती हैं, इसीलिए हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई आगे आओ, अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग का यूज़ करो, साइंस टेक्नोलॉजी में भी आप बहुत कुछ कर सकती है, तो करके दिखाओ, राइट? यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, जिसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 28% वीमेन ही हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं। पार्टिसिपेशन जो है वीमेन का वो ड्रॉप हो जाता है पोस्ट डॉक्टोरल लेवल पर। पोस्ट डॉक्टोरल लेवल जैसे ही आता है, मतलब बहुत ही हाई लेवल पर जब वो पहुँचती हैं, तब उनकी रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा ही कम हो जाती है। अच्छा, ये जो वेस्ट इनिशिएटिव है जो हमने बात की, ठीक है, कि वीमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये जो इनिशिएटिव है इसके ज़रिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक आई स्टेम जो है, जैसे हमने बताया, आई स्टेम एक क्या है, नेशनल लेवल पर वेब पोर्टल है। इसके ज़रिए हम एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं ऐसे रिसर्चर्स को, ऐसे वीमेन रिसर्चर्स को जो कि जिनका रुझान कहाँ पर, साइंस या टेक्नोलॉजी, मैथ, इंजीनियरिंग की तरफ उनका रुझान है, वो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहती हैं, तो उनको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो साइंस है, इंजीनियरिंग है, इस फील्ड में अपनी रिसर्च कर सकती है। उनको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, बट ध्यान रखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस केवल और केवल वीमेन के लिए ही है, ठीक है। ये जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो है रिसर्च करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी यहाँ से प्रोवाइडेड होंगे। अब ये जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है वेस्ट, इसके अंडर हमारा क्या टारगेट है? तो हमारा टारगेट है कि अभी हम क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे किसको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को। ऐसे स्टार्टअप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हैं, पर उनको वो लेकर कौन आया है, वो स्टार्टअप किसको बिलोंग करते हैं? तो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो स्टार्टअप्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनको आई स्टेम के ज़रिए हम और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर एक बात करें हम स्टेम जेंडर गैप की, कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, यहाँ पर जेंडर गैप कितना है, कि मेल जो है उनका पार्टिसिपेशन कितना है, फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है। तो एक हमारा SDG गोल है 5, ठीक है, जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। वहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वीमेन है उनको भी प्रमोट किया जाए, उनको भी एनकरेज किया जाए कि वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है अपना अच्छा जो है अपना काम करके दिखाएं, अपनी जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करें, अपनी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस करें। ग्लोबली बात करें तो 18% जो गर्ल्स हैं जो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही हैं, एजुकेशन की फील्ड में है, तो 18% ही ऐसी गर्ल्स है ग्लोबली जो कि स्टेम को पढ़ रही हैं। स्टेम को मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को पढ़ रही हैं। पूरी ग्लोब में अगर हम बात करें तो सिर्फ 18% है। फीमेल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ जो कि स्टेम की फील्ड में है, वो बहुत ही ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम है और हमें इन्हांस करने की ज़रूरत है। दूसरे और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि स्टेम की फील्ड में वीमेन को और प्रमोट किया जाए, जैसे कि विज्ञान ज्योति, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक इनिशिएटिव है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं हाई स्कूल में, उनको हम और ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं कि अब आप आर्ट मत ले लेना आगे जाकर, ठीक है, कॉमर्स मत ले लेना, अगर आप जो है आपका रुझान साइंस की तरफ है तो आप साइंस लीजिए। उनको हम एनकरेज कर रहे हैं कि आफ्टर 10th आप साइंस को भी ऑप्ट करें, ठीक है, तो विज्ञान ज्योति। नेक्स्ट है किरण। किरण इज व्हाट? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट, रिसर्च, एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ठीक है। ये स्कीम जो है ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में वीमेन साइंटिस्ट को हम और एनकरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है गति। यहाँ पर गति शक्ति नहीं है, सिर्फ गति है। इसकी फुल फॉर्म है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि स्टेम और मेडिसिन लेवल पर जो हमारी वीमेन हैं उनको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हम कर सकें। नेक्स्ट है क्यूरी, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंसी। यहाँ पर वीमेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। And the last one is BioCare. It is Biotechnology Career Advancement and Reorientation Program, ठीक है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने
लॉन्च किया है जिससे कि हम कैरियर डेवलपमेंट कर सकें ऐसी वीमन साइंटिस्ट का जो कि अभी एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी एज 45 से कम है, ठीक है। तो उनको जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रोवाइड किया जाएगा, उसको और एनकरेज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है जेंडर पे पैरिटी। भाई अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी हुआ क्या है कि जो हमारा BCCI है, इस सबसे तो आप बहुत ही ज़्यादा रूबरू होंगे। हमारे इंडिया में क्रिकेट जो है उसका तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, राइट। तो इस बॉडी से तो हर कोई जान पहचान सबकी है ही है। अच्छा, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI है, इसने अनाउंस किया कि अभी क्या होगा कि पे इक्विटी पॉलिसी जो है उसको इन्होंने अनाउंस कर दिया है। इन्होंने बोला है कि जो हमारी कंट्री में वीमेन क्रिकेटर्स हैं वो इतना शानदार परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन उनकी जो पे रहती है वो बहुत कम रहती है अगर हम मेल के कंपैरिजन में देखें, राइट। तो फिर अब क्या होगा कि इनको भी पे इक्विटी पॉलिसी के अंडर इनको भी जो है इक्वली पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो पे इक्विटी पॉलिसी क्या है, जेंडर पे पैरिटी क्या है, इसको समझते हैं। जेंडर पे पैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो सेम जॉब कर रहे हैं, सेम लोकेशन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उनकी जॉब सेम है, लोकेशन सेम है, सेम टाइम तक वो काम कर रहे हैं, सेम पीरियड सेम ड्यूरेशन पे वो काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी लगभग सेम है, तो उनको अलग अलग पेमेंट हम क्यों दे रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, किसी को बहुत कम पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर सेम जॉब है, सेम परफॉर्मेंस हमको मिल रही है तो उसको पेमेंट भी हम सेम करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा होता ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारी अभी भी इंडिया क्या ग्लोबली भी देखें तो जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हर एक फील्ड में हम देखते हैं कि वीमेन जो है उनको कम पेमेंट मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल्स, ठीक है। तो अभी क्या कहा गया है कि ऐसा अब नहीं किया जाएगा, जेंडर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर काम सेव कर रहे हैं तो उनको पेमेंट भी सेम मिलेगी। जेंडर पे गैप अगर इंडिया में देखें तो इंडिया जो है 135 रैंक लेकर आया है। जब 146 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई तो हमारी रैंक 135 आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 में जो आया था। और ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था, राइट। तो इन्होंने जब ये इंडेक्स निकाला तब क्या हुआ कि हमारी रैंक काफ़ी कम आई है, 135, राइट। मैन जो हैं उनकी 82% जो लेबर इनकम है, ठीक है, लेबर जो है वहाँ पर 82% तो मैन है, ठीक है। और वीमन जो है उनको सिर्फ 18% ही इनकम होती है बाय लेबर। ये जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में रिलीज़ हुई, उसमें ये बताया गया है और ये रिपोर्ट लेकर आया था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। अब हमें पता चल चुका है कि भाई हमारी इंडिया में जो आपका जेंडर गैप है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा है, राइट। हमने अभी देखा भी, आंकड़े भी ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। तो क्या हमने कोई भी स्टेप नहीं लिया है कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसको हम एड्रेस कर सकें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। इस जेंडर पे गैप को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे लॉज भी आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे प्रोविजंस हैं। लॉज की बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आ चुका था। हम आज़ाद हुए उसके जस्ट 1 साल बाद हमने ये एक्ट ले आए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया है 1976 में। कोड ऑन वेजेस 2019 में आ चुका है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो इसको हम MG नरेगा बोलते हैं, ये 2005 में आया। और ये सब लॉज जो हैं कहीं ना कहीं बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर पे गैप को एड्रेस करने की ये बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 16, आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39 जो है वो बात करता है कि हम कहीं ना कहीं जेंडर पे पैरिटी रखें, ठीक है, जेंडर पे गैप को कम करें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, ठीक है। सरोगेसी से रिलेटेड अभी नए रूल्स आए हैं 2022 में। ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जो सरकार है उसने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 को अभी इशू किया है अंडर दी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक है। अभी सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 में आए हैं, तो ये क्यों आए हैं, क्या है, इसको समझते हैं। तो रूल्स जो हैं इन्होंने बताया कि जो किस तरीके से, किस मैनर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फीस क्या रहेगी सरोगेसी क्लिनिक की, और रिक्वायरमेंट क्या रहेगी
कौन से पर्सन जो हैं जो वहाँ पर उस क्लिनिक में एम्प्लॉयड रहेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन सा सरोगेसी क्लिनिक होना चाहिए। मतलब क्या कि सरोगेसी से रिलेटेड इन्होंने क्या बताया है कि जो क्लिनिक है, ठीक है, जहाँ पर सरोगेसी की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, तो वहाँ पर क्या होगा कि किस मैनर में वहाँ उस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होगा, किस फॉर्म में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, सरोगेसी क्लिनिक जो है उसकी फ़ीस क्या रहेगी, कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जो पर्सन्स वहाँ पर काम करेंगे, जो एम्प्लॉयड रहेंगे, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये रूल्स निकल कर आए हैं। अब ये जो रूल्स हैं इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि सरोगेट मदर के लिए क्या रूल्स आएंगे। तो अभी जो सरोगेसी प्रोसीजर जो है, ठीक है, अगर कोई सरोगेट मदर है वो अगर उस पर सरोगेसी प्रोसीजर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 3 बार ही आप उस पर ट्राई कर सकते हो। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस वीमन पर आप चौथी बार सरोगेसी के प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करेंगे। पहला रूल ये है, ठीक है, 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 3 बार में अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है प्रोसेस तो अच्छी बात है, अदरवाइज उस वीमन को आप और परेशान नहीं कर सकते। उसके साथ में अब जो है और प्रोसीजर नहीं होगा, ठीक है। उसको अलाउ किया जाएगा अबॉर्शन के लिए भी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आगे होती है और वो अबॉर्ट करना चाहती है तो उसको अबॉर्शन की भी फैसिलिटी अलाउड रहेगी अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है। उसको कंसेंट देना पड़ेगा एक एग्रीमेंट के ज़रिए। उसको ये एग्रीमेंट में बताना पड़ेगा कि जो चाइल्ड है जो अभी बॉर्न होगा, ठीक है, जो बेबी बॉर्न होगा उस पर उसका कोई भी राइट नहीं रहेगा। वो अपने सारे राइट्स जो है वो गिव अप कर देगी और जो बच्चा जो पैदा होगा उसके बाद में उसको वो हैंड ओवर कर देगी इंटेंडिंग कपल को, ठीक है, जिनके लिए ये प्रोसीजर हो रहा है, सरोगेसी हो रही है। तो जो भी कपल है उनको वो जो चाइल्ड बॉर्न होगा उसको वो दे देगी और अपना कोई भी राइट उस बच्चे पर नहीं क्लेम करेगी। ये उसको ये एग्रीमेंट में देना पड़ेगा। ये रूल जो है ये सरोगेट मदर के लिए रूल है। अब इंटेंडिंग कपल के लिए भी रूल है, जैसे कि जो इंटेंडिंग कपल है जिनको बेबी चाहिए, जिनको चाइल्ड चाहिए, सरोगेसी की प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो चाइल्ड चाहते हैं, तो क्या होगा कि उनको एक जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा जो सरोगेट मदर है उसकी फेवर में 36 मंथ्स के लिए, ठीक है। और सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी डिलीवरी के बाद में भी अगर कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस वॉन करेंगे कौन, इंटेंडिंग कपल, ठीक है। वो सरोगेट मदर जो है उसकी पूरी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। हेल्थ कवर इनको देना, हेल्थ इंश्योरेंस इनको लेना पड़ेगा 36 महीने का उस सरोगेट मदर के फेवर में। साथ ही साथ में जो भी खर्चा हो रहा है उसकी ख्याल रखने के लिए, उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो इनको ही उठाना पड़ेगा। इवन डिलीवरी के बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिलीवरी से रिलेटेड ही है वो, तो उनको उससे रिलेटेड सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट है कपल्स के लिए, जो इंटेंडिंग कपल है उनको सर्टिफिकेट ऑफ इसेंशियलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी, अब 3 इनको सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। क्या क्या, तो एक प्रूवन इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें बताया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड है वो ये बताएगा उस सर्टिफिकेट में कि ये जो इंटेंडिंग कपल है ये इनमें से एक या फिर दोनों ही मेंबर जो है इनफर्टाइल है, ये जो है चाइल्ड बॉर्न करने के लिए केपेबल नहीं है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि एक ऑर्डर मिलेगा पेरेंटेज का और कस्टडी का, जो सरोगेट चाइल्ड है वो ऑर्डर जो है वो पास किया जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट से, ठीक है। जो सरोगेट चाइल्ड, सरोगेसी के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ है उसका पेरेंटेज किसको मिलेगा, उसके पेरेंट्स कौन बनेंगे, उस बच्चे की कस्टडी किसके पास में जाएगी, ये जो ऑर्डर है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट देंगे, ठीक है। एक इंश्योरेंस कवर, ये हमने देखा ही है कि 36 महीने का इंश्योरेंस कपल जो आपका कवर है वो उस कपल को लेना पड़ेगा सरोगेट मदर के फेवर में। साथ ही साथ में सारे जो भी खर्चे वो उठाने पड़ेंगे। अब जो है कौन से ऐसे कपल होंगे जो कि सरोगेसी की प्रोसीजर की मदद लेते हुए चाइल्ड को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इनको लेना पड़ेगा कि वो जो आपके जो कपल है, ठीक है, उसमें वाइफ जो है उसकी एज
23 से 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और हस्बैंड जो है उनकी एज 26 से 55 के बीच में ही होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ में उनका कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिकल उनका चाइल्ड हो, अडॉप्टेड चाइल्ड हो या फिर सरोगेट चाइल्ड हो, किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा उनका सर्वाइविंग नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस चाहिए होंगी। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं फुलफिल, तब वो जो कपल है वो जो है ये सरोगेसी को कर सकते हैं। अब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की अगर हम बात करें तो इन्होंने सरोगेसी को डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि सरोगेसी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कपल जो है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ऐसा होता है जो इनफर्टाइल होता है या फिर दोनों ही इनफर्टाइल हैं, जिसकी वजह से इनके ये जो है ये पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। तो एक दूसरी वीमन जो है वो इनके बेबी को अपनी कोख में पालती है, ठीक है। इस प्रोसेस को सरोगेसी बोला जाता है। यहाँ पर अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया गया है। मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी पैसे की लालच से जो है कोई भी सरोगेट मदर इस प्रोसीजर को नहीं करेगी। मतलब क्या है कि सिर्फ इंश्योरेंस और खर्चा ही उस औरत का उठाया जाएगा जो कि ये सरोगेसी की प्रोसेस पे हेल्प करेगी, ठीक है, जो अपनी कोख में किसी और के बच्चे को पालेगी, ठीक है। बट वो ये कॉमर्शियल लेवल पर नहीं कर सकती है। मतलब क्या कि उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी 2 लाख रुपए देंगे और आप ये ऐसा कर दो, नहीं, वो रिटर्न में पैसे नहीं लेगी। कॉमर्शियल सरोगेसी यहाँ पर अलाउड नहीं है। वो किसी की हेल्प करने के लिए ऐसा कर सकती है। अल्ट्रुइस्टिक जो है वो अलाउड है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरोगेट मदर का क्या है कि उसके पास में एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, उसके पास में एक अपना खुद का बच्चा होना चाहिए और उसकी एज 25 से 35 साल के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इंटेंडिंग कपल है उनके लिए हमने देखा ही कि 3 सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। एक सर्टिफिकेट उनको चाहिए कि वो एलिजिबिलिटी का होना चाहिए, कि वो पेरेंट नहीं बन पा रहे, ये भी होना चाहिए। उनको एक इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा और साथ ही साथ में जो सरोगेट चाइल्ड है उसकी कस्टडी का भी उनको ऑर्डर मिला होना चाहिए। जो भी बच्चा पैदा होगा, सरोगेट जो चाइल्ड है उसके सेम राइट्स रहेंगे उन पेरेंट्स पर जो कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के रहते हैं, ठीक है। दूसरे प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो अगर कॉमर्शियल सरोगेसी होती है कि पैसों के लालच में सरोगेसी की जा रही है तो यहाँ पर जो है पनिशमेंट हो सकती है, 5 साल की जेल हो सकती है और फाइन जो है 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का यहाँ पर फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट बात करें NARSTSV की, तो ये क्या है, तो नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड है। इसके चेयरपर्सन जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है नहीं हो रहा है इसको रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है। जो सरोगेसी क्लिनिक्स हैं यहाँ पर लोग जो हैं काम कर रहे हैं तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट यही डिसाइड करती है। मिनिमम स्टैंडर्ड जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस क्लिनिक का, वहाँ पर लैब कैसी होनी चाहिए, इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए, मैन पावर कैसी होनी चाहिए, इसके स्टैंडर्ड्स को भी ये सेट करती है। और जो आपके स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड्स हैं इसको सुपरवाइज भी करती है। NART और सरोगेसी रजिस्ट्री की बात करें तो एक ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम है, ठीक है, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स हैं उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबॉर्शन लॉ इन इंडिया, ठीक है। अबॉर्शन की यहाँ पर हमारे जो इंडिया है वहाँ पर हर चीज़ के लिए लॉ है, तो अबॉर्शन के लिए भी एक लॉ बनाया गया है। अभी हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन जो है ये जो राइट है ये 24 वीक्स तक कर दिया है। मतलब कोई भी फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है और 24 वीक्स से अभी कम ही हुआ है टाइम प्रेगनेंसी का और वो अबॉर्ट करना चाहती है उस चाइल्ड को, तो ये अलाउड कर दिया गया है। ये उसका लीगल राइट बना दिया गया है, ये उसका राइट है, ठीक है, वो लीगली ये अबॉर्ट कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की है जो अभी नया अमेंडमेंट हुआ है, इसमें क्या किया गया है कि अब उसकी मैरिटल स्टेटस को नहीं देखा जाएगा। पहले जो वीमन मैरिड थी सिर्फ उनको ही अलाउड था, ठीक है, कि वो अबॉर्ट कर सकती थी, लेकिन अब जो है मैरिटल स्टेटस नहीं देखा जाएगा, वो मैरिड है अनमैरिड है, कोई भी वीमन जो है अगर वो प्रेग्नेंट है और 24 वीक से कम हुआ है और वो अभी अगर अबॉर्ट करना चाहती है तो ये अलाउड किया गया है। बट वो सेफ होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस हैं उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो जजमेंट है इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जजमेंट ने कहा है कि जो वीमेन है
इनको डिस्टिंक्ट किया गया है कि मैरिटल स्टेटस पर ये सही नहीं है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में हमें दिया गया है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो अगर कोई वीमन अनमैरिड और वो प्रेग्नेंट है तो उसके साथ में आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो अबॉर्ट नहीं कर सकती, कि उसके पास ये राइट नहीं है। ऐसा हम क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं है, राइट। चाहे मैरिड वीमन है, अनमैरिड वीमन है, वो उस दोनों के पास में ही राइट टू लाइफ है, वो दोनों ही इक्वल हैं बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको राइट मिलना चाहिए सेम जो आपका अबॉर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। मैरिटल रेप जो है उसको भी एक्नॉलेज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, उसमें बताया गया कि जो वीमेन है, ठीक है, मैरिड वीमेन है, उनकी प्रेगनेंसी जो है, अगर वो फोर्सिबली, अगर उनको ये कहा गया है, फोर्सिबली उनसे कुछ भी ट्रीटमेंट किया गया है, और अगर फोर्सेबली अगर वो किसी एक्ट की वजह से वो अगर प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस जो भी एक्ट फोर्सिबली उन पर किया गया जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी हुई है, तो उसको हम रेप ही कहेंगे। एमटीपी एक्ट में ऐसा अब माना जा रहा है, ठीक है। वीमन जो है वो अबॉर्शन चूज़ कर सकती हैं, किसी भी पर्सन की उनको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने हस्बैंड की भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी उनकी है और ये डिसीजन भी उनका होना चाहिए, ऐसा भी इस रूलिंग में बोला गया है। जो वीमन की डेफिनेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है। वीमन में जो जेंडर वीमन है, ठीक है, सिस जेंडर वीमन है, उनको भी इंक्लूड किया गया है कि वो भी अब सेफ अबॉर्शन करा सकती हैं, ठीक है। जो माइनर्स हैं उनकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माइनर फीमेल्स को भी अलाउड किया है कि वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगी पुलिस को, बिना अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हुए भी वो अबॉर्ट कर पाएंगी इस प्रेगनेंसी को जो कि वो नहीं चाहती हैं, ठीक है। और ये सब उनको जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का, उसके अंडर यह अलाउ किया गया है। अबॉर्शन लॉज की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 312 जो है हमारा 312 जो सेक्शन है और 313 सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, उसमें अबॉर्शन को इलीगल बोला गया है, साफ साफ इलीगल बोला गया है। लेकिन अगर जो आपका एमटीपी एक्ट है 1971 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, इसके प्रोविजन को फॉलो करते हुए ही अगर अबॉर्शन होता है तो वो लीगल है। अगर वो प्रोविजन आप फॉलो नहीं कर रहे हो और तब अगर अबॉर्शन हो रहा है तो फिर वो इलीगल है, सेक्शन 312 एंड 313 अंडर आईपीसी, ठीक है। ये जो एक्ट है, जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, इसको 2021 में अमेंड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा वीमन जो है वो इस एक्ट के अंडर कवर अप की जा रही है। इंडिया में अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो लगभग हर दिन अनसेफ अबॉर्शन की वजह से 8 वीमन जो है वो अपनी लाइफ को खो देती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। 67% जितने भी अबॉर्शन हमारे 2007 से 2011 में हुए हैं वो अनसेफ हुए हैं। वीमन जिनकी एज 15 से 19 है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पर रहती हैं कि उनकी अगर वो अबॉर्शन करवाती हैं तो उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसा रिस्क बहुत ही हाई रहता है जब उनकी एज 15 से 19 होती है। अब हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का। इसमें क्या कहा गया है कि जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, जो अबॉर्शन होगा वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर होना चाहिए। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, अगर वो कंडीशंस हैं उन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में ही अबॉर्शन होगा। अगर जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक्स तक की है, तब जो है कोई भी वीमेन है वो किसी एक डॉक्टर की एडवाइस पर ऐसा कर सकती है। 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो कुछ ही कैटेगरी है वीमेन की जिनको अलाउड है कि हाँ वो अबॉर्शन को अडॉप्ट कर पाएंगी, ठीक है, और वो भी 2 डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। 24 वीक्स से भी 24 वीक्स तक ही है, अगर 24 वीक्स हो गए हैं, ठीक है, सिर्फ 24 वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं, तब क्या होगा, तब कुछ ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस पर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो अगर चाइल्ड है वो कुछ सीरियस बीमारी उसको है, ठीक है, वो बच्चा जो अगर वो पैदा होगा और बहुत ही ज़्यादा उसको कोई भी सीरियस बीमारी रहेगी तब अबॉर्शन अलाउड किया गया है। या फिर जो प्रेग्नेंट वीमन है वो पागल हो चुकी है, उसको कोई भी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, स्टेबल नहीं है, उसको कोई भी मेंटल इलनेस है या फिर उसको फिजिकल कोई भी इलनेस है, फिजिकल हेल्थ उसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर है, तो वो अपनी हेल्थ को बचाने के लिए ऐसा कर सकती है कि अबॉर्शन अलाउड हो जाएगा उसको, ठीक है। अगर 24 वीक से भी ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तब अबॉर्शन कैसे होगा, तब सिर्फ और सिर्फ जो फीटल अबनॉर्मलिटीज़ की ग्राउंड पर ही अबॉर्शन हो सकता है कि जो आपका जो बेबी है वो ही अबनॉर्मल है, ठीक है,
उसमें ही कुछ कमी आ चुकी है, वो जो है अनसेफ रहेगा अगर उसको बर्थ दिया जाए, तब ही क्या रहेगा कि ये जो अबॉर्शन है ये अलाउड होगा। जो 20 से 24 वीक्स के बीच में अगर प्रेगनेंसी होती है तो कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं जिनमें तो डॉक्टर्स की एडवाइस पर अबॉर्शन हो सकता है, जैसे कि कोई सर्वाइवर ऑफ रेप है, ठीक है, विक्टिम्स है इंसेस्ट, या फिर वल्नरेबल वीमेन है, ठीक है, वीमेन माइनर, या फिर दूसरी ऐसी वीमेन है जो कि अनमैरिड है, जो कि मैरिड है, ठीक है, लेकिन वो अभी फिजिकली एबल्ड नहीं है इतनी, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनके लिए ये अलाउड है, ठीक है। साथ ही साथ में आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा मैरिड और सिंगल वीमन में, ये जो है आपके अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कहा कि मैरिड और अनमैरिड दोनों को ही हम सेम तरीके से ट्रीट यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड अडॉप्शन। अब बात करते हैं कि अगर कोई पेरेंट है वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। अगर हम अडॉप्शन की बात करें तो अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसको, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको परमानेंटली उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से दूर किया जाता है, और वो ना जिस भी पेरेंट ने उसको अडॉप्ट किया होता है उसके लॉफुल चाइल्ड बन जाता है। जितने भी राइट्स हैं, जितने प्रिविलेज, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी बायोलॉजिकल चाइल्ड की ही रहती हैं, वो सारी उस लॉफुल चाइल्ड पर पहुंच जाती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि ये आपके दो पेरेंट्स ए एंड बी, ठीक है, और इनका बच्चा है सी, और यहाँ पर एम एंड एन पेरेंट्स हैं, लेकिन इनका कोई बेबी नहीं है। ये जो है ये चाहते हैं कि सी को अडॉप्ट कर लें, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी को अडॉप्ट कर लिया। अब वैसे तो बात की जाए तो सी तो किसका बेबी है, सी बेबी है ए एंड बी का, तो ये बायोलॉजिकल चाइल्ड किसका, ए एंड बी का। बट एम और एन ने ए और बी से सी को अडॉप्ट कर लिया, तो अब ये सी जो है ये पहुंच जाएगा एम एंड एन के पास में। अब ये लॉफुल चाइल्ड बन जाएगा एम और एन का, ठीक है। तो सी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके तरफ रहेंगी, एम एंड एन के तरफ, एम एंड एन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी सी की तरफ, ठीक है। अब सी को वो सारे राइट्स मिल जाएंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलते, लेकिन वो सारे राइट्स अब वो कौन देगा इसको, सी को, एम एंड एन, ठीक है। अब सी का कोई वास्ता नहीं रहेगा ए और बी से। ये होता है अडॉप्शन, ठीक है। इसके लिए कुछ एक्ट भी आए हैं, जैसे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में आया। यहाँ पर कोई भी हिंदू पेरेंट या फिर हिंदू गार्जियन जो है वो अपने चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और उनका जो चाइल्ड है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे हिंदू पेरेंट से, ठीक है, तो वो इस एक्ट के अंडर कवर होगा। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जे एक्ट जिसको हम बोलते हैं 2015 का, ठीक है। ये कवर करता है जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016 के और अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 के, ठीक है। इसमें अगर कोई भी कंट्री के बीच में, मतलब कंट्री के आपस में ही हो रहा है, या फिर दो तीन कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है, उनके बीच में ये अडॉप्शन की प्रोसेस हो रही है, तब क्या है ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑर्फन, अबंडन या फिर सरेंडर चिल्ड्रन है, ठीक है, या फिर रिलेटिव्स के चिल्ड्रन हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, तो ये वाला एक्ट लगेगा। जहाँ पर ऑर्फन बच्चे लिए जा रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं, या फिर अबेंडेंट बच्चे जिनको कोई छोड़कर चला गया, जैसे हम देखते हैं ना कि मंदिर की सीढ़ियों पर कोई बच्चा मिला, कि डस्टबिन में कोई बच्चा मिला, सड़क पर कोई बच्चा मिला, तो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, उनको अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जिसको हम जे एक्ट बोलते हैं, उसके अंडर ही अडॉप्शन होता है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो क्या कि जो चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो पैरामाउंट कंसीडरेशन होनी चाहिए, कि बच्चे की इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या रहेगा, बच्चे के लिए ही हमें सब कुछ सोचना चाहिए, उसकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। फिर प्रेफरेंस दी जाएगी कि जहाँ पर इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स अगर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और कोई दूसरी कंट्री के सिटीजन है वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो प्रेफरेंस दी जाएगी कि जो इंडियन सिटीजन है उन्हीं को बच्चा दे दिया जाए, ठीक है। अब ऐसा बच्चा है उसका खुद का जितना सोशल कल्चरल एरिया अगर उसको मिल जाता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है, और वहाँ उसी एरिया में अगर उसको कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे कि अब कोई हिंदू बच्चा है, ठीक है, हिंदू बच्चा है, अब उसने क्योंकि शुरू से सारा हिंदू कल्चर देखा है, हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया है, हिंदू रिचुअल्स को फॉलो किया है, सारी हिंदू की जितनी भी कल्चर है, हिंदू की सारी कस्टम्स हैं, वो उससे रूबरू है। अब एकदम से कोई पर्सन आता है, ठीक है, जो कि
सपोज करो आप चलो मुस्लिम ले लेते हैं, तो कोई मुस्लिम अगर पेरेंट इसको अडॉप्ट करेंगी तो उसको सारा मुस्लिम कल्चर को सीखना पड़ेगा, ठीक है, सारा मुस्लिम कस्टम्स को सीखना पड़ेगा। अब क्या होगा कि अगर वो इस कल्चर में खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो बच्चा जिस भी कस्टम से, जिस भी इन्वायरमेंट से खुद को उसका जितना भी उसका एक्सपोजर है, तो उस बच्चे को उसी इन्वायरमेंट में अगर कोई अडॉप्ट करना चाह रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी हिंदू बच्चा है, अभी यहाँ पर कोई हिंदू है, ठीक है, और सेम कल्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है, सेम कस्टम्स है, तो वो प्रेफरेंस दी जाएगी कि ये जो बच्चा है इनको ही दे दिया जाए, क्योंकि बच्चा ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जितनी भी अडॉप्शंस हो रही हैं वो रजिस्टर्ड होंगी चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम में, जिसको हम केयरिंग्स बोलते हैं, और यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल ये सारा डेटा रहेगा, ठीक है, ये सब के लिए अवेलेबल नहीं होगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं इस चीज़ के लिए, अडॉप्शन के लिए बनाए गए हैं, जैसे कारा, ये सेंट्रल लेवल पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंटर और इंट्रा कंट्री अडॉप्शंस को देखती है। स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है जो कि आपकी स्टेट के अंडर ही काम करती है, ठीक है, तो स्टेट लेवल पर अडॉप्शंस की सारी प्रोसेस को देखती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है, जहाँ पर जो बच्चा है उसकी केयर, उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारा देखभाल की जाती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है जो कि ऑर्फन, एबेंडन्ड, सरेंडर्ड बच्चों की पहचान करती है, ठीक है, जो कहीं पर मिल जाता है। मान लो किसी मंदिर की सीढ़ियों पर कोई बच्चा मिल गया तो उस बच्चे को कौन देखेगा, उसकी पहचान कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। फिर स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, ठीक है, ये लेसिंग चिल्ड्रन, कौन से बच्चे हैं जो अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हैं ये यहाँ पर देखा जाता है। अथोराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, यहाँ पर क्या है, फॉरेन सोशल या चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है, ये रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन सोशल या चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है, जो कि ऐसे बच्चे जो कि कोई इंडिया के हैं बट उनको कोई और कंट्री के सिटीजन अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है। और अगर हम बात करें तो रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज, अभी अडॉप्शन लॉज जो हैं, गार्जियनशिप है, इसको हमने रिव्यू किया है। हमने मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ जस्टिस, इन्होंने क्या किया है कि जो रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज थे इसके ऊपर 118वीं रिपोर्ट को जारी किया है, इन्होंने रिव्यू किया था। अब इन्होंने क्या क्या रिव्यू किया है, जो अडॉप्शन से रिलेटेड लॉज हैं इनको रिव्यू किया। इन्होंने बताया कि जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, जो कि दोनों ही एक्ट हैं, ये अडॉप्शन से रिलेटेड डील करते हैं, बट अभी भी इनका क्राइटेरिया अलग अलग है। जो पेरेंट्स हैं जो अडॉप्ट कर रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर बच्चों को, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कारा के अंडर खुद को रजिस्टर कराएं, ये इन्होंने देखा है। पेरेंट्स जो हैं जो कि इच्छुक हैं बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन इतने सारे बच्चे ही अवेलेबल नहीं है अडॉप्शन के लिए। पेरेंट्स तो बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं बट बच्चा ही नहीं है, तो किसको अडॉप्ट करें, ये प्रॉब्लम देखने को मिली। फिर अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसकी वजह से ही, और इनका काम करने का तरीका इतना पुअर है कि उसकी वजह से 762 चिल्ड्रन जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अडॉप्शन रिलेटेड जितने मैटर्स हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि गार्जियनशिप से रिलेटेड जो लॉज है इनके रिव्यू किया। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ठीक है, ये जो है इलेजिटिमेट टर्म का यूज़ करते हैं जो कि ठीक नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को एग्री नहीं किया, इन्होंने कहा कि ये चीज़ सही नहीं, इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है कुछ नहीं होता है, ये वर्ड यूज़ करना गलत है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मैरिटल रेप, ठीक है। अभी हुआ ये है कि 2 जज बेंच जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, इन्होंने एक अलग अलग वर्डिक्ट दिया, एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। 2 जज की बेंच थी, इन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। जो पिटिशंस थी जो कि चैलेंज कर रही थी कि जो मैरिटल रेप है उसको रेप क्यों नहीं माना जाता है अंडर सेक्शन 375 इन आईपीसी, ठीक है, हमारी जो आईपीसी है उसका सेक्शन 375 वो एक्सेप्शन दे देता है मैरिटल रेप को, ठीक है। वो इसको अगर ये सिचुएशन आती है मैरिटल रेप की तो इस चीज़ को वो रेप की कैटेगरी में इसको नहीं मानता है, इसीलिए जो भी हस्बैंड है जिसने फोर्सिफुली ये काम किया है तो उसको रेप वाली जितनी पनिशमेंट है वो नहीं मिलती है, इसीलिए चैलेंज किया गया और ये प्ली डाली गई थी कि ये मैरिटल रेप को भी रेप माना जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 375 है वो रेप को डिफाइन करता है, ठीक है, और बहुत सारे नोशंस देता कंसेंट के।
लेकिन प्रोविजन ने इसमें 2 एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 375 के अंडर ये मैरिटल रेप पे एक्सेप्शन दिया गया है, इसी को चैलेंज करते हुए एक प्ली जो है वो डाली गई थी। मैरिटल रेप क्या है, इंडिया में स्टेटस क्या है, इसको जानते हैं। तो कोई भी लीगल प्रोविजन ही नहीं है हमारी इंडिया में जो कि मैरिटल रेप को डिफाइन करता हो, लेकिन सेक्शन 375 है आईपीसी का, उसमें इसका मेंशन मिलता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5th वाला हुआ था 2019 से 2021 में, इसमें बताया है कि इंडियन वीमेन जो है, 3 में से एक ऐसी इंडियन वीमेन जिसकी एज 80 से 49 है, उसने किसी ना किसी टाइम पर किसी ना किसी फॉर्म में स्पाउजल एब्यूज को सफ़र किया ही है। और सबसे ज़्यादा ये जो स्पाउजल एब्यूज है ये देखने को मिली कर्नाटका में, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल एंड फिर आसाम में। जुडिशियल स्टैंड क्या क्या रहे कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में हुआ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एज लिमिट थी 15 से 18 कर दी गई है एक्सेप्शन के लिए, कि अगर जो आपकी कोई भी जो गर्ल है, ठीक है, मैरिड है, और उसके साथ में फोर्सफुली उसके हस्बैंड ने उसके बिना कंसेंट के कोई भी ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश की है और उसकी एज अगर 18 से कम है, पहले अगर 15 से कम होती थी तो उसको एक्सेप्शन मिल जाती थी, बट अगर मान लो 15 से कम में ऐसा होता है तब इसको मैरिटल रेप माना जाता था। उस अगर 15 से ज़्यादा उसकी एज होती थी तो नहीं माना जाता था। लेकिन जब ये केस हुआ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तब यहाँ पर एज जो लिमिट है वो 18 कर दी गई। मतलब क्या कि जो आपकी जो गर्ल है, ठीक है, उसकी अगर एज 18 से कम है तब यहाँ पर मैरिटल रेप उसको माना जाएगा। फिर है निमेश भाई भारत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2017। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो वाइफ है उसकी डिग्निटी को वायलेट नहीं कर सकता है कोई भी हस्बैंड, ठीक है, उसको किसी भी सेक्सुअल एक्ट में इंगेज नहीं कर सकता जब तक उसकी खुद की पूरी कंसेंट ना हो। फिर 2021 में केरला हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो मैरिटल रेप है वो गुड ग्राउंड बनता है किसी भी वीमन को डाइवोर्स के लिए, वो डाइवोर्स दे सकती है अगर उसके साथ मैरिटल रेप हो रहा है। सेक्शन 375 क्या है आखिर आईपीसी का, तो इसने रेप को डिफाइन किया, वैसे नोशंस दिए हैं कंसेंट के, ठीक है, अगर इसको वायलेट करता है मेल तो यहाँ पर रेप कह दिया जाएगा। 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिसको हमने अभी देखा भी यहाँ पर। लेकिन जो एज है यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें तो एज है 18 बढ़ा दी गई है, बट हमारा जो 375 सेक्शन है आईपीसी का उसमें अभी भी एज जो है वो 15 ही है। अब इंडिया में क्या क्या हुआ है इसको लेकर, तो 2000 में क्या हुआ था कि मैरिटल रेप जो है एक्सेप्शन इसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। 172 रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, तो उसने मैरिटल रेप जो है इसकी एक्सेप्शन जो प्रोवाइडेड है इसको क्या किया था, इसको रिफ्यूज़ किया था, इसको रिजेक्ट किया था। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, इसने सिर्फ सिविल रेमेडीज दी कि अगर मैरिटल रेप का कोई भी केस आता है तब ऐसे तो है नहीं कि वो वीमन जो जिसने आकर अपनी केस को फाइल किया कि हमारे साथ मैरिटल रेप हो रहा है तो उसको खाली हम भेज देंगे, नहीं, उसके लिए कहा गया कि आपको कुछ सिविल रेमेडीज मिलेंगी। लेकिन अभी भी कुछ क्रिमिनल रेमेडीज जो मिलनी चाहिए वो अभी भी एब्सेंट है। फिर 2012 में जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनी, इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट करने चाहिए हमें इंडिया के रेप लॉ में, क्योंकि जब निर्भया गैंग रेप हुआ था, मर्डर केस हुआ था, उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमें जो है इंडिया के रेप लॉ में अभी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। अभी इतना सॉलिड ये लॉ नहीं बन पाया है जिसकी वजह से इतनी सारी अभी भी ये केसेस देखने को हमें मिलते हैं। 2017 में गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो एक्सेप्शन है ये ऐसी बनी रहेगी, इसको हम नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डाउरी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी क्या हुआ है कि 3 यंग ब्राइड्स जो हैं उनकी डेथ हो गई केरल में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वो डेथ इसलिए हुई क्योंकि उनसे दहेज बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था और वहाँ पर दहेज इतना नहीं प्रोवाइडेड था, उनकी शादी में इतना दहेज नहीं मिला और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई, राइट। तो वो दहेज की वजह से उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी डेथ हो गई। केरल में 3 यंग ब्राइड्स की हुई है ये डेथ, और इसीलिए ये जो दहेज प्रथा है ये हमारी समाज की इतनी बड़ी कुप्रथा है और इसी पर हम सबका ध्यान गया है। अब आखिर ये डाउरी है क्या। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया, इसी में इस डाउरी को डिफाइन किया गया। इसकी लीगल डेफिनेशन है, इसमें कोई भी डाउर या फिर महर जो है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर जो पर्सन्स हैं जिन पर शरीयत लॉज अप्लाई होते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है नहीं इंक्लूड होगी, ठीक है। इस लीगल डेफिनेशन में कोई भी महर को नहीं इंक्लूड किया गया है। जो पेरेंट्स हैं गर्ल के वो गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है।
उसकी मैरिज पर कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं उसके पेरेंट्स, जिसको स्त्री धन किया जाता है। और जिससे कि क्या हो कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो कोई फाइनेंशियल नीड्स होती है तो वो गर्ल जो है उस स्त्री धन का यूज़ किया जा सके। लेकिन अपोजिट कस्टम जो है जिसको हम डाउर कहते हैं या फिर ब्राइड प्राइस कहते हैं, जिसमें कैश या फिर काइंड में पेमेंट किया जाता है ब्राइड ग्रूम की साइड से ब्राइड के पेरेंट्स को, ठीक है, इसको हम डाउर कहते हैं। ये दो सिस्टम हैं, ठीक है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, जैसे कि यानादीज हैं, आंध्रा की, बरिया हैं, पागी हैं, डामोर है गुजरात की, यहाँ पर ब्राइड प्राइस दिया जाता है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आ रही हैं, ठीक है। एक है डाउरी, वहाँ पर क्या है डाउरी जो है, और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है ब्राइड प्राइस। क्या क्या है इनको समझते हैं। एक है डाउर, ठीक है, दो सिस्टम को हमें समझना है। एक डाउर है, इसमें क्या हो रहा है, और एक हम देखने को मिल रहा है कि एक चीज़ क्या हो रही है, दो सिस्टम एक अपोजिट चलता है दूसरे से। क्या चीज़ है, एक में मिलता है ब्राइड प्राइस, ठीक है। ब्राइड प्राइस में क्या है, ब्राइड प्राइस में क्या होता है कि जो आपकी जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि जो लड़के वाले हैं वो आकर पैसे देते हैं कैश में या फिर काइंड में पेमेंट करते हैं उस लड़की के बदले, ठीक है। इसको क्योंकि वो अपने साथ ले जा रहे हैं, शादी हो जा रही है, तो इसीलिए इसके बदले में पैसा दिया जा रहा है, उसको डाउर बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ ट्राइब्स में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। एक दूसरा क्या है कि डाउरी, उसमें क्या हो रहा है कि जो स्त्री धन है वो तो अलाउड किया गया है, लेकिन आप फोर्सिबली नहीं ले सकते कि नहीं आप इतना दहेज देंगे फिर अब ये शादी होगी वरना नहीं होगी, ये चीज़ गलत है। इसमें बोला गया है कि गिफ्ट देना कुछ अगर गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स जो है अपनी अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं कुछ भी, जिससे कि अगर फाइनेंशियल नीड पड़े इमरजेंसी में तो वो उस स्त्री धन का यूज़ कर सके। लेकिन याद ये रखना है कि जो डाउरी है ना, ये उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगी जो कि ऐसे पर्सन जिस पर शरीयत लॉज अप्लाई हो रहे, जो मुस्लिम हैं जिन पर शरीयत लॉ अप्लाई होते हैं, तो उनके यहाँ पर जो मेहर की रस्म होती है, तो इसलिए उसी वजह से ये डाउरी उन पर अप्लाई नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 क्या है, तो यहाँ पर कहा गया कि डाउरी जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो हर ऑफेंस जो है इस एक्ट के अंडर वो नॉन अवेलेबल, यहाँ पर बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अक्यूज पर रहेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हम बेगुनाह है, ठीक है। एग्रीमेंट जो है कि आप डाउरी जो है, डाउरी देने के लिए लेन देन, डाउरी के लेन देन, दहेज का लेन देन के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये इसमें वॉइड कह दिया गया है। क्या आप कहें कि नहीं इन्होंने तो हमें ये स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था कि हमको BMW देंगे जब शादी होगी तो, और इन्होंने BMW नहीं दी इसीलिए हमने इनकी लड़की को मार दिया, अगर आप ये एग्रीमेंट दिखाई तो ये वॉइड रहेगा, ठीक है। इस एक्ट में ये बोला गया है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर जेल हो सकती है, फाइन भी हो सकती है अगर जो डाउरी है इसका लेन देन होता है, डाउरी को मांगा जाता है, इसकी मांग की जाती है, या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है तो यहाँ पर क्या है जेल भी हो सकते हैं, फाइन भी लग सकता है। ना केवल लेना बल्कि देना भी डाउरी एक जुर्म यहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इन्होंने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो एज ऑफ कंसेंट है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट के अंडर, इसको फिर से हमें एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। CJI ने अपील की है पॉक्सो एक्ट 2012 के अंडर कि जो आपके जजेस हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है कि वो कंसेंशुअल सेक्स जो है इसको एग्जामाइन नहीं कर पाते हैं। अडोलसेंट्स जो हैं उनकी एज क्या रहेगी, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट है यही फाइनल नहीं है। CJI ने रेफ़र किया है इंडिया एनालिसिस ऑफ जजमेंट्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स जो वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र में हुए, ठीक है, रोमांटिक केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट स्टडी को, ठीक है। और ये जो स्टडी है ये एनफोल्ड, प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट एंड यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर इस स्टडी को किया था। यहाँ पर बोला था कि जो पॉक्सो एक्ट के अंडर जितने भी केसेस रजिस्टर होते हैं इनमें से 4 में से एक केस जो ऐसा होता है जो कि रोमांटिक केस है, ठीक है। यहाँ पर जो 93.8% केसेस है वो एक्विटल्स के साथ ही एंड हो जाते हैं। 46.6% केसेस में गर्ल्स की एज जो है वो 6 से 18 के बीच, 16 से 18 के बीच में होती है। अब पॉक्सो एक्ट 2012 आखिर क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो ऐसे चिल्ड्रन जो कि 18 से कम के हैं तो उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, पोर्नोग्राफी है, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर ऑफेंस है तो उनको प्रोटेक्शन ये पॉक्सो एक्ट के अंडर मिलती है। कोई भी चाइल्ड सर्वाइवर है, अडल्ट ऑफेंडर है, उन पर ये अप्लाई होता है।
नेक्स्ट है कि चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म है, ठीक है, हर स्टेज पर जो जुडिशियल प्रोसेसेस के हैं, रिपोर्टिंग हो चाहे एविडेंस लेना हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म का इसमें यूज़ किया जाएगा। जो एविडेंसेस हैं चाइल्ड के वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, 30 दिनों तक ही ये रिकॉर्ड कर लेने चाहिए, चाइल्ड से एविडेंस लेने हैं वो। स्पेशल कोर्ट का भी एक प्रोविज़न है, तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट करेंगे, ये स्पेशल कोर्ट ही सारे ट्रायल को कंप्लीट करेंगे, 1 साल के अंदर ही सारा ट्रायल ये कंप्लीट करेंगे। क्रिमिनल्स जो है उनको ये पनिश भी करता है, जो कि ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी है, ऐसे क्रिमिनल्स उनको भी ये पनिश करता है। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई पुलिस है, अगर वहाँ के भी कोई पर्सन है, ठीक है, जिनको पब्लिक बहुत ट्रस्ट करती है, बट अगर उन्होंने भी ऐसा कोई क्राइम किया है तो उनको ये पनिश करता है। 2019 में इसको अमेंड किया गया, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन इसमें किया गया है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट जो है, सेक्सुअल असॉल्ट है, उसको भी उसका स्कोप इन्होंने बढ़ाया है। मिनिमम पनिशमेंट जो है वो भी और ज़्यादा हार्श कर दी है इस एक्ट के अंडर। अब सेक्शन 354 आईपीसी का और पॉक्सो एक्ट है, इनके बीच में डिफरेंस देखें तो एज ऑफ विक्टिम जो है सेक्शन 354 आईपीसी का है, वो कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस है, इसमें एज देखने की जरूरत नहीं है। अगर गुनाह किया है तो चाहे कितना भी छोटा सा बच्चा हो, उसने अगर सेम गुनाह किया, या फिर कोई बूढ़ा इंसान है उसने भी गुनाह किया है, किसी भी एज में अगर उसने गुनाह किया है तो वो गुनहगार ही है। लेकिन पॉक्सो में कहा गया है कि सिर्फ चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन है, उनको ही प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी। 354 आईपीसी का है, उसमें विक्टिम की एज इन्होंने कही है कि कोई अगर विक्टिम है तो विक्टिम ही है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, छोटा है, कोई मतलब नहीं, उसकी एज से मतलब नहीं, हम सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और पॉक्सो में सिर्फ चिल्ड्रन को ही प्रोटेक्शन मिलती है। जेंडर की बात करें तो सेक्शन 354 आईपीसी का वो सिर्फ फीमेल को प्रोटेक्शन देता है, बट पॉक्सो एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल है, बॉय हो गर्ल हो, कोई भी अगर सेक्सुअली अगर उसको हरास किया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी। सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन जो है 354 में जेनरिक है, लेकिन पॉक्सो में यहाँ पर डिफाइन किया गया पहली बार कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, इन तीनों की डेफिनेशन इन्होंने अलग से डिफाइन की है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की जाए तो यहाँ पर सेक्शन 354 जो है आईपीसी का, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के पास रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो भी किसी पर ब्लेम लगा रहा है तो उसको ही बताना पड़ेगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन जो आपका पॉक्सो एक्ट है, इसमें जिसके ऊपर ब्लेम लग रहा है उसको खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। पनिशमेंट की बात करें तो 354 आईपीसी का जो सेक्शन है, यहाँ पर कम से कम 1 साल की जेल और 5 साल की जेल और फाइन हो सकता है। लेकिन अगर पॉक्सो की बात करते हैं, यहाँ पर कम से कम 3 साल की तो जेल होगी और इसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 5th वाला, यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं। इन्होंने क्या कहा कि अभी जो मैरिड वीमेन है, ठीक है, इनकी जब हमने सर्वे की, जिनकी एज 20 से 24 है, तो ये बताया गया है कि 20 से 24 वाली जो मैरिड वीमेन है जिनका भी सर्वे हुआ है, तो उनमें से हर चौथी वीमेन जो है उसकी शादी तभी हो गई थी जब वो 18 की हुई भी नहीं थी, ठीक है। अभी उनकी एज 20 से 24 है। हम गए उनसे सर्वे करा तो पता चला कि हमने जब अगर मान लो 8 की भी जितने भी हमने लोगों से सर्वे किया है तो उसमें से हर चौथी वुमन वही निकली जिसकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी। तो मतलब कहने का ये है, ये सब इतनी पूरी कथा इसलिए कही जा रही है कि अभी भी इंडिया में चाइल्ड मैरिज हो रही है, अभी भी बहुत ऐसी मैरिज हो रही हैं, ऐसी गर्ल्स की मैरिज हो रही हैं जो 18 की नहीं होती हैं, बट उससे पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहा है। पहले के मुताबिक अभी ट्रेंड जो है वो कम देखने को मिल रहा है। ऐसे वीमेन जिनकी 18 साल से पहले ही शादी हो गई, तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th था वो उसमें उनकी परसेंटेज थी 26.8%, लेकिन अभी ये परसेंटेज कम होकर आ गई है 23.3 पर, ठीक है। मैन की अगर बात करें जिनकी 21 साल से पहले शादी हो जाती है, तो 4th जो सर्वे हमारा हुआ था तब उनकी जो परसेंटेज थी वो थी 20.3%, बट ये भी डिक्लाइन होकर अब आ गई है 17.7%। चाइल्ड मैरिज की बात करें तो ये क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ समझते हैं।
मैरिज बिफोर लीगल एज हमारे यहाँ पर क्या है, अभी तो वो इसको रेज करने की बात तो की है बट ये फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी लीगल एज की बात करें तो गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज़ के लिए 21 है, राइट। तो अगर इससे पहले शादी होती है, ठीक है, 18 साल से पहले गर्ल्स की शादी हो जाए और 21 साल से पहले बॉयज़ की शादी हो जाए तो इसको हम चाइल्ड मैरिज ही कहेंगे। मीडियन एज ऑफ मैरिज की अगर हम बात करें तो 19.2 ईयर्स जो है वीमन की एज होनी चाहिए, 24.9 ईयर्स मैन की होनी चाहिए। इसको मीडियन एज ऑफ मैरिज कहते हैं। ऐसी स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रही है और उसके बाद में बिहार का ही नंबर है। टीनेज प्रेगनेंसी इससे होती हैं तो 7% वीमन जो हैं वो 15 से 19 साल की होती हैं, तब तक जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। रिलेटिवली ऐसा जो हमें गांव के एरिया में जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बट हाँ अभी भी ये ट्रेंड जो है टीनेज प्रेगनेंसी का ये भी हमें कम देखने को मिला है। ये भी डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि अब बच्चे पढ़ने लगे, स्कूलिंग हो रही तो स्कूल में जाते तो शादी अभी उनकी होती नहीं, इसी वजह से प्रॉब्लम भी कम देखने को मिली है। चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए सरकार ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लेकर आए हैं, जिसमें बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज जो है अगर लीगल एज है उससे पहले अगर ये शादी की जाए तो इलीगल होगी, ठीक है। एज की अगर बात करें तो नेक्स्ट है कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 का, जिसमें ये बात की गई है कि गर्ल्स की जो एज है, मैरिजेबल एज है, लीगल एज है, उसको 21 कर देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। तो यहाँ पर जो है लड़कियाँ पढ़ने जा रही हैं तो वो खुद को जागरूक बना सकती हैं और चाइल्ड मैरिज जो है वो उससे खुद को बचा पाएंगी। चाइल्ड हेल्पलाइन भी है 1098 जो कि 24/7 अवेलेबल रहती है चाइल्ड मैरिज के लिए प्रिवेंट करने के लिए। ये है चाइल्ड मैरिज से प्रिवेंशन के लिए ये हेल्पलाइन है। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी बनाई गई है, जो कि ये चाइल्ड मैरिज है या फिर चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी जो आपके सोशल इवेंट्स चल रहे हैं इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो डिजिटल शक्ति 4.0 इसको लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वीमन, साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा ने, जिससे कि एक सेफ साइबर स्पेस को क्रिएट किया जाए वीमेन एंड गर्ल्स के लिए। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जहां पर वीमेन है उनको डिजिटली स्किल्ड किया जाएगा और उनको अवेयर किया जाएगा कि अगर उनके साथ में कोई भी ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी होती है तो वो उसके अगेंस्ट में कोई भी स्टैंड ले सकती है, ठीक है। इसका एम है कि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा वीमन जो है इंडिया की उनको जागरूक किया जाए। इसका पहला फेज 2018 में ही लॉन्च हो चुका है। साथ में ही हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। 1992 में इसको सेट किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड जो वीमेन के लिए अवेलेबल है उसको ये रिव्यू करती है। कोई भी रेमेडियल अगर लॉ चाहिए है तो उसको रिकमेंड करती है, ग्रीवांसेस को रिड्रेस करती है और जो हमारी सरकार है वो अगर कोई पॉलिसी बनाती है वीमन गर्ल्स से रिलेटेड तो उसको भी ये एडवाइस करती है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं और 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके पास में सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं और इसको अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल इनोवेशन मिशन जो है उन्होंने वीमन सेंटर चैलेंजेस को लॉन्च किया है अंडर अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के अंडर, जिसमें जितने भी वीमन जो हैं वो अलग अलग जो स्फीयर है हमारी लाइफ के उसमें जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एम का जो कि नीति आयोग के अंडर आती है। इसका एम है कि हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन को सब नर्चर करेंगे जिससे कि सेक्टोरल चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स में जो चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है उनको हम एड्रेस कर सकें। लगभग 1 करोड़ की फंडिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है तो ये उसको फंडिंग अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ इनोवेशन करके दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन। फर्स्ट नेशनल वीमन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हुई है केरल में 2022 में, ठीक है। और यहीं पर तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। अब आप बोलेंगे कि ये अब हमें क्या इसमें याद करना है, तो चाहे आप कुछ याद करें या ना करें बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड था। तो ये रिलेटेड है 33% जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में वीमन को प्रोवाइड करने के लिए, तो यह वही बात करता है। नेक्स्ट बात करें तो रिवैम्प्ड ई बाल निदान पोर्टल।
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन पोर्टल है ई बाल निधान, इसको और रिवैम्प किया है, इसको फिर से इन्होंने और ज़्यादा रिवाइज किया है। ई बाल निधान जो है ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है एनसीपीसीआर का। इसके जरिए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी चाइल्ड राइट के वायलेशन अगर हो रहा है तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट को फाइल कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, अभी जो रिवैम्प किया है इसमें कुछ रिवाइज किया, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। तो अभी जो नए फीचर क्या ऐड किए गए हैं कि कंप्लेंट्स हैं उनको बाइफरकेशन कर दिया गया है, ठीक है, कि कौन सी कंप्लेंट है जो कि पॉक्सो से रिलेटेड है, कोई कंप्लेंट अगर लेबर से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, तो अलग अलग कैटेगरीज कंप्लेंट की बना दी गई हैं। हर एक स्टेज पर उस कंप्लेंट को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आता है, 2007 में बनाया गया था, अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर। यहाँ पर चाइल्ड के जितने भी राइट हैं अगर वो कहीं वायलेट हो रहे हैं, किसी फील्ड में कोई भी चाइल्ड का राइट अगर वायलेट होता है तो ये उसके लिए कोई पुख्ता कदम उठाता है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 2 तो वीमन होनी ही चाहिए। सिविल कोर्ट की सारी पावर्स रहती हैं इनके पास में, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो सीबीआई ने अभी क्या किया है, ऑपरेशन मेघ चक्र को लॉन्च किया। अब ये क्या है, तो ऑपरेशन मेघ चक्र था कि जो आपका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो है ऑनलाइन मिल रहा था उसको ट्रैक करने के लिए, उसको शेयर हो रहा है, उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। इससे पहले ही ऐसा एक और ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन कार्बन, जो कि सीबीआई ने नवंबर 2021 में कैरी आउट किया था। फिर है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने अभी चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन एप्लीकेशन जो है, ये ऐप है, इसको लॉन्च किया है अंडर बाल स्वराज पोर्टल, जिससे कि ऐसे बच्चे जो अभी गलियों में, सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनके पास में कोई घर नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो उनको घर प्रोवाइड किया जाएगा, उनको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंडर लाया जाएगा। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चिल्ड्रन ऑन द मूव इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको रिलीज़ किया है यूनिसेफ ने, ठीक है। साथ ही में जो है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इसमें 9 प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड किया गया है जो कि अलग अलग तरीके से एड्रेस कर रहे हैं जो आपके ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि इंटरनल जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सब इसमें हाईलाइट किया गया है। अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। तो ये 1951 में इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, और ये एक यूएन जो हमारी यूएन सिस्टम है उसका ही एक पार्ट है। इसके 174 मेंबर्स हैं और 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। हाँ जी, हम भी इसके मेंबर हैं। अब देखते हैं अपने सेकंड कैटेगरी, दैट इज़ अदर वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। अभी हमने वीमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर किया है, जो 365 दिनों में हमारी न्यूज़ थी वो सब हमने कवर की है वीमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड। अब देखते हैं कि दूसरे ऐसे हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की और हमने क्या सोल्यूशंस को फाइंड किया है। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हमारी सरकार ने नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया। नहीं, ये वो नमस्ते नहीं है जो गेस्ट हमारे घर पर आते तब हम उनसे करते हैं। ये नमस्ते एक ऐसी स्कीम है जो कि आपकी क्लीनिंग जो सीवर्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए एक नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए ये स्कीम आई है। तो ये नमस्ते की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म रही। ये इसलिए लॉन्च की गई है कि जो आपके जो सीवर्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, ड्रेन्स हैं, कि अगर डिसिल्टिंग करनी है, गार्बेज को उठाना है, स्लज को हैंडल करना है, मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना है, तो ये सारे जो काम हैं, ठीक है, तो इनको स्पेशली अब हमें क्या करना है, 100% इनको मशीन से करना है। अब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है अपने खुद के हाथों से इन चीज़ों को रिमूव ना करें, इन चीज़ों को ना उठाए। ये सारे जो डिस्पोजल है ये अब किया जाएगा
मशीन से पूरी तरीके से। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नाम है नमस्ते, ठीक है। ये जॉइंट कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्ते की बात करें तो नमस्ते जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है, लगभग 1 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को नमस्ते स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा, ठीक है। उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको जो मशीन्स है जिनसे ये सफाई अब होगी तो उन मशीन्स को चलाना भी सिखाया जाएगा। उनको 287 करोड़ रुपीज़ अलाउ किए जाएंगे, उनको नहीं, हम बोलना चाहिए कि नमस्ते स्कीम में ये रुपीज़ अलाउ किए जाएंगे। अभी इतने रुपीज़ क्यों अलाउ किए जा रहे हैं? क्योंकि भाई मशीन से सफाई होगी तो मशीन फ्री में तो आएंगे नहीं, उनको लाने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो पैसा यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में वो लोग जो हैं अब जो अभी तक साफ सफाई ये कर रहे थे, गार्बेज को क्लीन कर रहे थे, गार्बेज की हैंडलिंग कर रहे थे, सीवेज को साफ करते थे, सेप्टिक टैंक्स को साफ करते थे, तो अब वो ये काम नहीं करेंगे, उनकी जगह पर तो मशीन ये काम करेंगी। तो वो लोग क्या करेंगे? तो उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड के लिए भी ट्रेन किया जाएगा। नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट जो है ये बनाई जाएंगी नेशनल, स्टेट और सिटी लेवल पर, जिससे कि इस पूरी स्कीम को प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पर सेप्टिक टैंक वर्कर्स जो कौन कौन से वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। और इनफॉर्मल वर्कफोर्स जो हैं जो इस क्लीनिंग पर्पस में इन्वॉल्व है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, तो उनको आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाएगा, उन पर फोकस रहेगा। जो आइडेंटिफाइड जो सफाई कर्मचारी हैं, सेप्टिक टैंक वर्कर्स होंगे आइडेंटिफाइड, और उनकी फैमिलीज हैं, उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी कवर किया जाएगा। 500 सिटीज़ जो हैं वहाँ पर ये नमस्ते स्कीम को सबसे पहले लागू किया जा रहा है। इसका एम है कि ये जो सेप्टिक टैंक्स हैं इनमें से बहुत ज़्यादा हजार्डस गैस निकलती है, जो सीवर्स रहते हैं इनको जब साफ़ करते हैं तो कई डेथ हो जाती हैं। जो सफाई कर रहे होते हैं लोग, जो ह्यूमन बीइंग इसको साफ़ कर रहे होते हैं, उनको ये जो जहरीली गैसें इनसे निकलती है इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अब कोई भी डेथ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जितने भी सैनिटेशन वर्क है वो सब स्किल्ड वर्कर्स करेंगे मशीन की हेल्प से। कोई भी सैनिटेशन वर्कर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जो ह्यूमन फीकल मैटर होता है, ठीक है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं आएंगे कोई भी सैनिटेशन वर्कर्स। अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, सुपरवाइजर और मॉनिटरिंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। जितने भी सीवर हैं, जितने भी सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड दिया जाएगा कि भैया ये काम तो अब मशीन कर लेंगी, ह्यूमन बींग के काम करने लायक ये काम नहीं है, ठीक है, आपको कोई और काम करना चाहिए। तो कोई और काम क्या करेंगे अब वो काम की ट्रेनिंग भी यही प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे पर्सन जो हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उनको फॉर्म करा जाएगा। अब जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट आया था 2013 में, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं उनको अब एम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं मिलेगी। मतलब क्या कि आप किसी भी पर्सन को आप मैनुअल स्कैवेंजर नहीं बना सकते, ठीक है। किसी से भी आप जो है अपने सीवेज जो टैंक है, सेप्टिक टैंक से इनकी सफाई नहीं करा सकते। अब आपको मशीन की ही हेल्प से ये काम कराना पड़ेगा। मैनुअल स्कैवेंजर आखिर कौन होते थे? जितनी देर से मैनुअल स्कैवेंजिंग हम बात कर रहे हैं, आखिर कौन होते थे? तो ऐसे पर्सन्स हैं जो कि अनडिकम्पोज्ड ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, ओपन ड्रेन, ये पिट वगैरह है, रेलवे ट्रैक है जहाँ पर ये ह्यूमन फीसेस हमें देखने को मिल जाता पड़ा हुआ है, तो ये सब जो वो साफ़ करते थे, वो सारे पर्सन जो अपने मैनुअली ये सब सफाई करते थे उनको मैनुअल स्कैवेंजर कहते थे। लेकिन अब जो है ये काम बैन है, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हो चुकी है। अब ये जो साफ़ सफाई है, जो ह्यूमन फीकल मैटर्स हैं या फिर जो भी सीवेज की सफाई है, ये मशीन से होगी। अब ये एक्ट जो है, ये लॉ कैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रिवेंट करता है? तो इनसैनिटरी जो आपके जो टॉयलेट्स होते थे उसको डिमोलिश कर दिया गया है। पहला स्टेप तो यही है, ठीक है। सर्टेन टाइम बाउंड कमिटमेंट करे गए हैं लोकल अथॉरिटीज़ के लिए। अब उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि वो कम्युनिटी सैनिटरी जो आपके रहते हैं ये इनको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। लॉ जो है ये ऑफेंस बना दिया है उसने कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग आप नहीं करा सकते, अगर आप कराते हैं तो ये ऑफेंस है एक, ठीक है। साथ ही साथ में रिहैबिलिटेशन करा जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग का। हमने देखा ही है कि लगभग एक लाख लोग जो है नमस्ते के अंडर हमने अभी कवर किए हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, दूसरे और काम दिए जाएंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग को कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो लोकल अथॉरिटी के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वही आइडेंटिफाई इसको करेंगे।
नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर राइट्स। तो अभी हुआ ये है कि कर्नाटका पहली ऐसी स्टेट बनी है पूरी कंट्री में जिसने 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है ट्रांसजेंडर पीपल को। जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें ट्रांसजेंडर पीपल जो है उनको 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अब मिला है। अब ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आखिर क्या होती है? ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जो है उसके अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन कौन से हैं? ऐसे पर्सन जिनका जेंडर जो है वो उस जेंडर से मैच नहीं करता जो उसका बर्थ के टाइम पर जेंडर था। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो जब वो पैदा हुआ था तो पता चला कि वो लड़का है, बट जब वो बड़ा हुआ तब वो लड़की वाले उसमें सारे फीचर्स आ गए, तो इसको हम बोलेंगे कि वो अब ट्रांसजेंडर है। ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो किसी जनरल कैटेगरी में फिट नहीं हो पाती। हम उसको ना ही मेल कह पाते हैं ना ही फीमेल कह पाते हैं, इसीलिए जो है इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ये बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी बन गई है हमारी कंट्री की। कुछ राइट्स हैं जो ट्रांसजेंडर को दिए गए हैं हमारी इंडिया में, इसको गवर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से, जैसे कि इक्वलिटी का राइट सबके पास में है। आर्टिकल हमारे 14, 15, 16, 19, 21 ये सारे राइट्स जो है इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये सबको अवेलेबल है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये अवेलेबल है। कुछ जुडिशियल अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट्स है, फ्रीडम्स है ट्रांसजेंडर पीपल की, वो भी प्रोटेक्टेड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, यहाँ पर जो है अडल्ट कंसेंशुअल सेम सेक्स जो है इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 आखिर क्या है? तो ये जो है ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट अगर हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, हेल्थ केयर में या फिर किसी और सर्विस में, तो वो जो है आपका क्रिमिनल ऑफेंस है, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। फिर है सेल्फ परसेप्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, ये अलाउ किया गया है कि हर पर्सन जो है वो रिकॉग्नाइज, ईच पर्सन वुड हैव टू बी रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर। ठीक है, उसका जो आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पर उसको ट्रांसजेंडर जो है रिकॉग्नाइज कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये मैंडेट करता है हर इस्टेब्लिशमेंट को कि वो डेजिग्नेट करे किसी पर्सन को कि वो कंप्लेंट ऑफिसर कि वो डील कर सकते हैं ऐसे कंप्लेंट्स को जो कि अगर कोई प्रोविजन है इस एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको वायलेशन अगर हो रहा है तो हर एक जगह पर, हर एक इस्टेब्लिशमेंट में एक ऐसा पर्सन होगा जो कि ऐसी कंप्लेंट्स को क्या करेगा? डील करेगा। फिर राइट ऑफ रेजिडेंस है, कोई भी चाइल्ड है उसको पेरेंट्स से सेपरेट नहीं कर सकते सिर्फ इस बेसिस पर कि वो ट्रांसजेंडर है। ठीक है, फिर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ऑब्लिगेशन है कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है जिसको सरकार ने फंड किया है तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन देगा। ठीक है, तो वो ट्रांसजेंडर अगर कोई बच्चा है जो ट्रांसजेंडर में पढ़ने आ रहा है तो भी उसको अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अभी क्या हुआ है कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी का। ऐसी नेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है उन पर्सन्स के लिए जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं। ठीक है, जिनके पास में जो अभी डिसेबल पर्सन्स है, ठीक है, तो उनके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है। उसकी ड्राफ्ट जो है वो अभी रिलीज़ किया गया है। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन पीडब्ल्यूडी क्या है आखिर? तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 को रिप्लेस करेगा। अभी हमें ये ड्राफ्ट पॉलिसी क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमने साइन किया है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2007 में। साथ ही साथ में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को हम लेकर आए हैं और इससे क्या हुआ है कि 7 कंडीशंस जो हैं, पहले डिसेबिलिटी हमने 7 कंडीशन से उन्हीं को डिसेबिलिटी बोला था, लेकिन जब हम ये एक्ट लेकर आए तो हमने जो है डिसेबिलिटीज़ की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी है। तो डिसेबिलिटी की संख्या बढ़ गई है तो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में फिट हो जाएंगे और बहुत सारे लोग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएंगे। इंडिया जो है पार्टी है इंशियोन स्ट्रेटजी फॉर एशिया पैसिफिक डिकेड फॉर पीडब्ल्यूडीज 2013 से 22। इसीलिए ज़रूरत है कि हमारे पास में कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई है, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि हर सिटीजन के पास में राइट टू इक्वलिटी है, तो चाहे वो अगर वो डिसेबल्ड पर्सन है तो वो इंडिया का सिटीजन ही, तो उसके पास में राइट टू इक्वलिटी क्यों नहीं होगा? उसके पास में भी है। आर्टिकल 15 भी कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन का, तो इसमें पीडब्ल्यूडीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। 21 में हर सिटीजन के पास में राइट टू लाइफ है, तो पीडब्ल्यूडीज के पास में भी राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 23 जो है वो डिसेबल्ड
पीपल जो है उनको ट्रैफिकिंग से बचाता है। आर्टिकल 32 जो है वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसमें जा सकता है, तो डिसेबल्ड पर्सन भी जा सकते हैं। आर्टिकल 41 जो है यहाँ पर क्या है कि ऐसे पर्सन जो डिसेबल्ड है तो उनके लिए क्या किया जा सकता है कि सरकार जो है वो प्रोविजंस बना सकते हैं उनकी हेल्प के लिए। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट में बोलता है कि कोई पर्सन है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हाई कोर्ट में भी मूव कर सकता है, तो डिसेबल्ड पर्सन भी यहाँ मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 243 की बात करें तो सोशल वेलफेयर जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं डिसेबल्ड और मेंटली डिसेबल्ड पीपल के लिए। 7th शेड्यूल में बात की गई है कि जो डिसेबल्ड अनएम्प्लॉयबल पर्सन है उनको रिलीफ प्रोवाइड करना है और ये स्टेट लिस्ट के अंडर आया है। कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं PWDs को एम्पावर करने के लिए, जैसे कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट है, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो डिसेबल हैं। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम भी चलाई गई है। राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट भी आया है 2016 में, जिसमें 21 तरीके की डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है। PWDs के रिजर्वेशन की बात की गई है। फोकस किया गया है कि एक्सेसिबल इन्वायरमेंट बनाया जाएगा PWDs के लिए। साथ ही साथ में 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन पुलिस फोर्स में ये रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। ये फोकस करता है कि PWDs जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट में, स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशन में उनका पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बात की गई है। उनके लिए एक स्पेशल कोड बनाया गया है हर ज़िले में, और अगर उनके लिए उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है तो वो भी पनिशेबल है। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर, जिसको हमने बोला है ग्रेट, ठीक है। न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि फर्स्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूनिसेफ है इन्होंने मिलकर फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट को लॉन्च किया है, और ये रिपोर्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर। तो ये ग्रेट रिपोर्ट आखिर क्या है, तो ग्रेट रिपोर्ट जो है ये डेवलप की गई है जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन जो है पास किया गया था, और ये रिजोल्यूशन था कि हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना है, इसका बढ़ावा देना है, और फिर ये रिपोर्ट जो है आई है। उसी के रिस्पॉन्स में WHO ने डिफाइन किया है असिस्टिव टेक्नोलॉजी को, कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। ये ऑर्गेनाइज नॉलेज और स्किल को हम अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हम असिस्टिव प्रोडक्ट्स को बना सकें। जैसे असिस्टिव प्रोडक्ट ये है क्या आखिर, तो इसका नाम हम इसलिए इतना ले रहे हैं। अब दो कोई पर्सन होता है, जैसे हमने देखा है ना कि कोई पर्सन होता है जिसको सुनाई नहीं आता अगर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको उसके कान में एक छोटी सी ईयरबड की जैसे कि एक मशीन होती है, वो अगर उसके लगा दी जाती है तो उसको प्रॉपर सुनाई आने लगता है। तो मतलब क्या किया, उसको हम असिस्ट ही तो कर रहे हैं। कोई पर्सन है जिसका अगर उसका कोई हाथ, मतलब उसका अगर हाथ है, ठीक है, वो टूट गया है, या फिर उसका हाथ जो है वो कट गया, किसी भी एक्सीडेंट में कुछ डैमेज हो गया है, तो वो हम देखते हैं ना आर्टिफिशियल, हम देखते कि हाथ लगा है या फिर किसी का पैर लगा है आर्टिफिशियल, तो ये सब क्या है, तो ये आर्टिफिशियल जो लगा हुआ है जिसकी वजह से जो हम प्रॉपर बॉडी का फंक्शन कर पा रहे हैं, तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी ही तो है। अच्छा, अब ये सब हमने देखा कि WHO ने किया है, तो WHO क्या है, ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और हम भी WHO के मेंबर हैं। ये भैया हेल्थ जो है उसको प्रमोट करना चाहता है, सेफ हेल्दी वर्ल्ड बनाना चाहता है पूरी दुनिया भर में। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये रिकॉग्नाइज करती है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी और ऐसे इन्वायरमेंट जो हैं, जो हमें ज़रूरत है कि जो लोग ऐसे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, कोई ना कोई आपकी जो बीमारी है उससे सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है कि वो जो है वो हेल्दी फील कर सके। सबके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। लोगों की क्या ज़रूरत है उसको ये महसूस कर रहे हैं और उसके लिए ही ये काम कर रहे हैं। इनका एम है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट ये बना सके कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने लोग जो हैं उनको किस टाइप के सपोर्ट की ज़रूरत है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इसके लिए डेटा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा सेट बनाएंगे। ये जो है
UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के इम्प्लीमेंटेशन और में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके SDG गोल्स हैं इनको भी अचीव करने में हेल्प करेंगे। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ 1946 में बना है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, US में। मेंबरशिप की बात करें तो 190 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहा है। इंडिया में भी यूनिसेफ जो है काम करता है। ये इसको गाइड किया है 1989 की जो कन्वेंशन थी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, वो इसको गाइड करते हैं। 1953 में ये परमानेंट पार्ट बन गया था UN सिस्टम का। अब ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि इंडिया में ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सके। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटी जो डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो 2.21% थी। टोटल जितनी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की उसकी 2.21% जो लोग हैं वो डिफरेंटली एबल्ड थे। सेंटर फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो है वो पहला असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेंटर बना था 2015 में केरल में। ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको आलिमको कहते हैं, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है और ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 100% ओन्ड है सरकार के द्वारा। सीमलेस अफोर्डेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ जिसको हम साथ बोलते हैं। ठीक है, IIT कानपुर और IISc बेंगलोर का ये एक ज्वाइंट वेंचर है। साथ में स्वीडन जो है उसने भी इसमें हेल्प की है। कुछ स्कीम्स भी हैं जिससे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, जैसे कि स्कीम फॉर असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लियंसेस। ठीक है, जिसको ADIP स्कीम कहते हैं। इसको जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने इनिशिएट किया है और 1981 से ये ऑपरेशन में है। ये हेल्प करती है जो भी मदद और जो भी आपके जो एप्लियंसेस इस स्कीम के अंडर सप्लाई होते हैं उनके पास में सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स की। भाई ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स आखिर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 31 जो अगस्त है इसको हमने मार्क किया कि 70th ईयर थी कि हमने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को रिपील किया। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को रिपील हुए 70 साल हो चुकी थे 31 अगस्त को, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गई। तो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आखिर क्या होती हैं पहले ये समझते हैं। तो जितनी भी नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स नहीं है, बट जितनी भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो नोमैडिक ट्राइब्स है, ये ज़रूरी है। ठीक है, नोमैड्स और सेमी नोमैड्स जो है वो सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली सीजनल फिजिकल मूवमेंट करते हैं। मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, ये घूमते घामते अपने जीवन को यापन करते हैं। कभी ये यहाँ है तो कभी ये वहाँ है। ठीक है, ये खाना के जैसे हमने देखते हैं ना हंटर्स गैदरर्स हम पहले पढ़ते थे, तो वो जो गैदरर्स जो है जो हंटर्स हैं वही ये जो नोमैड्स है। ये मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में घूमते रहते थे। अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते थे। 3 तरीके के नोमैडिक कम्युनिटीज़ हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। हंटर या फिर जो ट्रैपर्स हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, गेमर के, जैसे कि कोंडा रेडी या चैंचूस। ठीक है, फिर पास्टोरल मतलब पर्दी, गुज्जर्स, बंजारा, भील, कुराबाज, मदुराज। ठीक है, और पेरीपेटिक ग्रुप्स ऑफ पैडलर्स, फॉर्चून टेलर्स, स्टोरी टेलर्स, एक्रोबेट्स, डांसर्स, ड्रामेटिस्ट, ये सब भी हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात करें तो ये इनको नोटिफाई किया गया है कि ये पैदा ही क्रिमिनल हुए हैं। जो ब्रिटिश के रिजीम था उन्होंने क्या किया, इन ट्राइब को नोटिफाई करा था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंडर कि अगर इस ट्राइब में कोई भी पैदा होता है तो क्रिमिनल है ऑलरेडी, चाहे वो बच्चा भी है तो वो क्रिमिनल है, ऐसा उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा था। ठीक है, तो ये हेट्रोजेनस ग्रुप होते थे जो कि अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस करते थे, जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, की बना रहे हैं, सॉल्ट ट्रेड कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, तो उनको इन्होंने ऑलरेडी क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को रिपील किया था हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 से। ठीक है, रिपील कर दिया गया था। अब इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि SC ST OBC में इंक्लूड होती हैं। तो SC में एक्सट्रीमली जो सोशली और एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं वो SC में आते हैं। ठीक है, OBC में क्या है कि
अभी वो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है उनका, इतने ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बैकवर्ड है, वो एक्सट्रीमली तो नहीं है, बट हाँ अभी भी वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन उनका है सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट पर सर्विसेज में। एसटी की बात करें तो वो प्रिमिटिव ट्रेड्स को दिखाते हैं, ठीक है, अभी भी उनका अलग कल्चर है, अभी भी वो प्रिमिटिव ट्रेड्स दिखा रहे हैं तो उनको एसटी में डाला जाता है। अभी अगर हम बात करें तो रेनके कमीशन 2008 में जो बनी थी उन्होंने बताया कि लगभग 1500 नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं इंडिया में, और 198 डी नोटिफाइड ट्राइब्स इंडिया में है, जिसमें लगभग 15 करोड़ इंडियंस जो है इन्वॉल्व हैं। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस भी मनाया जाता है। अभी जो डिनोटिफाइड जो आपकी ट्राइब्स हैं इनको क्या क्या इश्यूज होते हैं, तो आइडेंटिटी का इशू है, क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इनको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किया जाता है और ह्यूमन राइट्स डिनाई हो जाते हैं। इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीमली ये बैक होते हैं। ये कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, इतना डेटा हमारे पास में नहीं अवेलेबल है, तो डेटा भी अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हम ज़्यादा स्टेप ले नहीं पा रहे हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनका बहुत कम होता है, लीडरशिप इनकी बहुत कम होती है, ठीक है। सोशल इश्यूज़ जो है जैसे ये एजुकेशन नहीं है इनके पास में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी इतने नहीं हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इनके लिए, जैसे कि नेशनल कमीशन बनाई गई है डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। फिर डॉक्टर अम्बेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है DNT बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नानाजी देशमुख स्कीम चलाई गई है, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो कि DNTs को बिलोंग करते हैं। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT कम्युनिटीज़ भी लेकर आए हैं, जिसको हम सीड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं अर्बन पॉवर्टी की। अर्बन पॉवर्टी की न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि UN हैबिटेट की एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, सिटीज़ में। तो मतलब हम जैसे शहर का नाम आता है तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत सारे ऑफिसेस, लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम अगर बात करें तो सिटीज़ में ये जो हम देखते हैं रिचनेस बहुत दिखती है, बट उसी के साथ साथ हमें पॉवर्टी भी सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिल रही है, इनइक्वालिटी भी हमें वहीं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अर्बन पॉवर्टी एक इस तरीके की गरीबी है जहाँ पर जो पर्टिकुलरली हमें मेगा सिटीज़ में देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ लोग हैं वो इतनी बुरी तरीके से रह रहे हैं, पुअर लिविंग सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, उनकी इनकम भी बहुत कम है, जिनके पास में बेसिक नीड्स जो है वो भी फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अर्बन पॉवर्टी इंडिया में कितनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो 23.5% जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं वो सब स्लम ड्वेलर्स हैं, ठीक है, तो इतने गरीब वो हैं। ये परसेंटेज जो है 17% तक बढ़ गई थी 17% तक कम हो गई थी 2011 तक, ठीक है, लेकिन जो नंबर है वो अभी भी बढ़ता जा रहा है। परसेंटेज कम हुई बट नंबर अभी भी बढ़ रहा है। सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि अमृत मिशन चलाया गया, स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलाया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई गई है जिसमें सबको घर दिए जाएंगे, जल जीवन मिशन भी चलाया गया है। अब ये रिपोर्ट लाए थे UN हैबिटेट, तो अब ज़रूरी हो जाता है कि हम UN हैबिटेट के बारे में भी समझ लें। तो 1975 में जो आपकी UN जनरल असेंबली है, इन्होंने UN हैबिटेट जो है इसको इस्टेब्लिश किया। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सोशली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज़ को प्रमोट किया जाए। 193 मेंबर्स हैं इसमें UN के, और हम भी इसके मेंबर हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अभी गोल प्रोग्राम जो है उसका सेकंड फेज न्यूज़ में रहा। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसको हम गोल प्रोग्राम बोल रहे हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है फेसबुक इंडिया के साथ में मिलकर। इसका एम है कि हम क्या है 10 लाख के जो ट्राइबल यूथ है उनको अपस्किल करेंगे, ठीक है, उनके लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा ओपन करेंगे। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये प्रीमियर नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट के तरीके से काम करेगा, नर्स सेंटर बनेगा ये ट्राइबल कंसर्न्स का। यहाँ पर ट्राइबल जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन यहाँ पर लिया जाएगा, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर यहाँ पर काम किया जाएगा, उसको सजेशंस भी ये देंगे, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सेक्स वर्कर को प्रोफेशन के तरीके से रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। इन्होंने डायरेक्शंस को इशू किया है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि जो सेक्स वर्कर्स हैं अब वो भी डिग्निटी के साथ में रहेंगे, उनको भी आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ का राइट है।
ये उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको भी एक डिग्निटी भरी ज़िंदगी चाहिए है। कोई भी पुलिस इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, कोई भी क्रिमिनल एक्शन उनके अगेंस्ट में नहीं हो सकता कि अगर उनकी कंसेंट है तब, ठीक है। उनके साथ फोर्सफुल अगर ये काम उनसे कराया जा रहा है, फोर्सिबली कराया जा रहा है, तब तो हाँ ये एक क्राइम है। बट अगर उनकी एज भी 18 से अबव है एंड उनकी कंसेंट है, वो अपनी कंसेंट से ये काम करती हैं, तो फिर ये क्राइम नहीं है। और जो आपकी UIDAI है वो आधार कार्ड भी प्रोवाइड करेंगे इन सेक्स वर्कर्स के लिए, ये भी यहाँ पर बोला गया है। इसी के साथ में हमने आज अपनी 2 कैटेगरीज कौन कौन सी, वीमेन एंड चाइल्ड एज वेल एज हमने कुछ वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड हमारे पिछले 365 दिनों में जो भी न्यूज़ थी उसको कवर किया और हमारा पार्ट 1 कवर होता है। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब कुछ समझ में भी आया है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो आपको क्या करना है, कहने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जैसे ही वीडियो आए खुद को देखकर अपडेट कर पाएँ।